हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री एजुकेटर लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और धमाकेदार धमाकुलर सेशन क्लास 12th के बच्चों के लिए। और मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहां पर कंप्लीट कोर्स केजी से लेकर 12th क्लास तक के हर सब्जेक्ट का एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। यहां ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन या कोई सब्सक्रिप्शन फीस ली जाती है, बल्कि पूरा कोर्स 100% फ्री मिलता है। अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो की। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। क्लास 12th के स्टूडेंट को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने कहां तक पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के बारे में जान लिया था। हमने ये देख लिया था कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम अपनी मर्जी से केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हमारी मर्जी बदल जाए तब हम वापस से उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। मतलब ये जो इंटर कन्वर्जन है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल का वापस केमिकल में, इस ऐसी एक कॉमन अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह देते हैं। और उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यह भी देखा था कि जब हम डिस्चार्ज करते किसी सेल को, बैटरी को, जैसे हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी कंज्यूम होती है उस टाइम, तो उस समय हमारा जो वो अरेंजमेंट है वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। यानी कि वो उस समय केमिकल एनर्जी जो बैटरी के अंदर है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो हमारे जो डिवाइसेस होते हैं जैसे मोबाइल फोन हो गया वो ऑपरेट होता है। लेकिन जब हम उसी मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा देते तो अब चार्जिंग पे लगाने पर क्या हो गया, वही अरेंजमेंट, वही बैटरी, वही मोबाइल फोन, वही सारा सिस्टम, सब तामझाम, अब वो पूरा अरेंजमेंट रिवर्स हो गया। क्योंकि जैसे ही हमने चार्जिंग पे लगाया तो अब पूरा अरेंजमेंट गैल्वेनिक सेल की जगह वर्क करने लगा एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। किसकी तरह वर्क करने लगा? एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे देंगे जो हम अपने पावर सोर्स से दे रहे हैं, जहां चार्जर फिट है और चार्जर से वो केबल पूरा गया है जो मोबाइल में प्लग इन है दूसरे एंड से, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो क्या कर रहा है, उस मोबाइल फोन की बैटरी में वापस से केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है या केमिकल्स को डिपॉजिट कर रहा है, जो केमिकल्स कंज्यूम हो गए थे जब बैटरी कंज्यूम्ड हो रही थी। संपट पड़ी थी बात। तो वहां पर जब हम चार्जर को प्लग इन कर दिए हैं तो पूरा अरेंजमेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अब हम दे रहे हैं वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और स्टोर हो रही है उस बैटरी के अंदर। फिर तुम्हारा मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है, तुम प्लग आउट कर देते हो, उसको चार्जर निकाल देते हो और फिर उसे यूज करने लगते हो, तो फिर वो बन जाता है वापस से गैल्वेनिक सेल। तो ये डिस्चार्जिंग रिचार्जिंग चलती रहेगी। और ये कॉमन अरेंजमेंट जिसमें सिर्फ एक चार्जर से चीजें पलट जाती हैं, कभी चार्जर लगा दिया तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया, चार्जर हटा दिया तो गैल्वेनिक सेल बन गया, ये अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और इस दौरान होने वाले बदलाव को इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कहते हैं। यह बात हमने पूरी पिछले वीडियो में पढ़ी थी और पिछले वीडियो में समझी थी। अब उसी वीडियो के आगे आते हैं और आज के वीडियो में यह समझते हैं कि भाई साहब गैल्वेनिक सेल क्या होता है। मतलब अब मैं इंडिविजुअली गैल्वेनिक सेल को देखना चाहता हूं और मैं यह समझना चाहता हूं कि गैल्वेनिक सेल वर्क कैसे करता है। गैल्वेनिक सेल का मोटा मोटा रूप तो मेरे को पता है कि भाई साहब इसमें केमिकल एनर्जी पहले से रखी होगी, केमिकल्स पहले से रखे होंगे और ये अपने आप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अब मेरा सवाल यह कि वो केमिकल्स कैसे अपने आप को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा सवाल ये, कितने केमिकल्स लूंगा तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी का भी तो एक वैल्यू होगी, मतलब मुझे या तो वोल्टेज मिल जाए या करंट की वैल्यू मिल जाए, कुछ तो मिले मेरे को। मैंने बोल दिया भैया मैं फलाने 2 केमिकल लाया हूं ए और बी, और ए और बी 2 केमिकल लाया हूं, तो बताओ मेरे को कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे, कितना वोल्टेज दोगे, कितना वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, उस हिसाब से बताओ। तो वो कितना वोल्टेज होगा वो आज हमको यहां पर पता चलेगा। इसी के साथ
जैसा कि हमने कहा था कि केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने ही बताया था कि जैसे दो एटम है ए और बी, तो ए बी को बोलता भैया तू मेरा इलेक्ट्रॉन रख ले। अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन हवा में उड़ता हुआ तो जाएगा नहीं कि ए से निकल रहा हो बी में जा रहा है और तुम्हें टाटा बाय बाय करता हुआ जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमने ये कहा था कि हम ए और बी के बीच में एक वायर बना लेते हैं। हमने ये कहा हम ए और बी के बीच में एक वायर ज्वाइन कर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का एक माध्यम मिल जाए, एक मीडियम मिल जाए। और उस वायर में जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब अब इस वायर में करंट आ गया। मतलब अब तुम उस वायर को छुओगे तो तुम्हें करंट मिलेगा, बट छूने का नहीं। अपन उसमें वोल्टमीटर लगा देंगे, ज्यादा हो तो गैल्वेनोमीटर भी लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगा देंगे क्योंकि उसमें एक एरो होता है जो डिफ्लेक्ट हो जाता है जैसे ही करंट आता है। और वोल्टमीटर इसलिए लगा देंगे ताकि वो रीडिंग दे दे कि भैया इतना वोल्टेज आउटपुट मिल गया ये दो ए और बी को लगाने से। अगर ए और बी की जगह कोई सी और डी एलिमेंट लगा देते तो हो सकता है कुछ और वोल्टेज मिल जाता, ई और एफ लगा देते तो कुछ और वोल्टेज मिल जाता। मतलब वो केमिकल जो आप एलिमेंट यूज कर रहे हो, जो मेटल आप वहां पर यूज कर रहे हो, उस पर भी निर्भर करता है। अब वो कैसे निर्भर करता है वो भी हमारे आज के इस वीडियो का मुद्दा होगा। तो गैल्वेनिक सेल का वो भी आज हमारा मुद्दा होगा। संपट पड़ी के बाद क्या आज पढ़ने वाले हैं, क्या इस वीडियो में होने वाला है। देखो वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हारा ये पर्पस सॉल्व होना बहुत जरूरी है कि इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या। जब ये चीज क्लियर है कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिर उसके पढ़ने के दौरान उस चीज को समझना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले। तो ये भाई साहब गैल्वेनिक सेल है जो अपन पढ़ने वाले। अब कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या होगा। गैल्वेनिक सेल की अपन शुरुआत करते हैं यहां से। गैल्वेनिक सेल की अपन शुरुआत करते हैं यहां से कि इसके कुछ पॉइंट्स है अपने पास, उसको पहले समझते हैं। पहला पॉइंट तो बड़ा कॉमन है, कल ही देखा था अपन ने। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल का यही काम है कि भाई साहब केमिकल्स पहले से मौजूद होंगे, केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड्स मौजूद होंगे, क्योंकि जो हम रॉड लेकर आते हैं वो मेटल की रॉड लेकर आते हैं। वो मेटल की रॉड हम पहले से लेकर आएंगे और उस रॉड के दम पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट होगी अभी अभी पूरी बात समझाते हैं। एक और बात जो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज सेल। आप इसी को वोल्टेज सेल भी कह सकते हो। तो आप गैल्वेनिक सेल का नाम दो या वोल्टेज सेल का नाम दो, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है डिफाइन वोल्टेज सेल। अब तुम बोलोगे माट साहब हमारे माट साहब ने तो पढ़ा ही नहीं हमको, मेरा नाम भी तुम खराब करोगे। तो इसलिए एक ही सेल के कई नाम है, बल्कि गैल्वेनिक सेल का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हम डेनियल सेल भी कहते हैं। वो डेनियल सेल भी मैं तुमको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे कि डेनियल सेल क्या होता है, लेकिन वो डेनियल सेल भी उसको कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का अभी जो नाम है वो फिलहाल क्या है, एक और वोल्टेज सेल। इस गैल्वेनिक सेल में आपको दो हाफ सेल्स दिखाई देंगे। दो हाफ सेल मतलब ये है तो पूरा एक सेल, लेकिन इट इटसेल्फ कंप्राइजेस ऑफ टू हाफ सेल्स। ये दो हाफ सेल से बनता है भाई। दो हाफ सेल का मतलब क्या है, जैसे ये आप देखो ये एक पूरा अरेंजमेंट है जो गैल्वेनिक सेल का आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। यहां क्या दिख रहा है आपको, एक कंटेनर है, इसमें कुछ पानी जैसा भरा हुआ है, उसमें एक रॉड पता नहीं जिंक की डिप करी है, देखो जिंक ब्लिंक कर रहा है। और दूसरा एक और कंटेनर है, उसमें भी एक रॉड डाली है जो कॉपर की डाली है। जिंक और कॉपर को एक वायर से जोड़ दिया, इस वायर के बीच में एक बल्ब फंसा दिया है। बल्ब क्यों फंसा दिया, क्योंकि अगर बल्ब ग्लो कर गया मतलब समझ जाओ वायर में करंट है, ठीक है। और इन दो कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए कॉमन पाइप डाला। ये देखो ऐसा पाइप टाइप का दिख रहा है तुमको, ये इसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है ये भी इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। मतलब ये वीडियो बहुत खास है, इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हमें देखनी है आज। तो इसमें ये जो पाइप दिख रहा है यूट्यूब का पाइप, ये सॉल्ट ब्रिज होता है। इसका अपना एक फंक्शन है, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस भी अपन समझते हैं। लेकिन इसमें जो दो कंटेनर आपको दिख रहे हैं, इन्हीं दो कंटेनरों को हाफ सेल बोल दिया गया है। मतलब ये एक हाफ सेल है और ये एक हाफ सेल है।
और ये पूरा अरेंजमेंट एक साथ मिलकर कंप्लीट सेल बनाता है। ये पूरा अरेंजमेंट मिलकर एक साथ कंप्लीट सेल बनाता है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट मिलकर एक अरेंजमेंट बनाता है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो ये एक हाफ सेल हो गया, ये एक हाफ सेल हो गया। आगे हम पढ़ेंगे कि इन हाफ सेल को एक प्रॉपर नाम भी दिया गया है। जैसे एक बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां से आ गया, अभी संपट पड़ेगी। जैसे ये जिंक का कंटेनर है, तो जिंक का कंटेनर विल बिकम ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जैसे कॉपर का कंटेनर है, तो इस अरेंजमेंट में कॉपर का कंटेनर विल बी कंसिडर्ड एज रिडक्शन हाफ सेल। तो ये आपके दो हाफ सेल्स होंगे। और इसमें आप वोल्ट मीटर चाहो तो लगा सकते हो, ये नापने के लिए कि भैया क्या वोल्टेज है। तो बल्ब तो लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बल्ब ग्लो मतलब करंट है। गैल्वेनोमीटर भी यही बताता कि करंट आ गया, तो इससे अच्छा तो बल्ब लगा दो। अंधेरे में अगर एक्सपेरिमेंट करो तो रोशनी भी हो जाएगी। और साथ ही अपन एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे। वोल्ट मीटर का यह काम है कि वो वोल्टेज की रीडिंग तुम्हें दे देगा, तुम्हें बता देगा भैया 2 वोल्ट का आपको करंट डेवलप हो गया या 3.5 वोल्ट का करंट डेवलप हो गया। तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा ऐसे अरेंजमेंट को तुम कहां इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर एक वोल्टेज रेंज होती है जिसपे वो ऑपरेट कर सकता है। देखना तुम लिखा होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे लिखा रहता है वोल्टेज रीडिंग। वो ये बताते हैं कि भैया इतने वोल्टेज तक ये झेलेगा, इससे ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो फट जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहां जो आप करंट डेवलप कर रहे हो, ये पता होना चाहिए कि वो करंट कितना वोल्टेज आपको देगा। तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड अ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग क्या है अभी अपन इसको बाद में समझेंगे। बस सॉल्ट ब्रिज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सॉल्ट ब्रिज, ये जो यूट्यूब वाला पाइप है, अगर इसको हटा दोगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्किट क्लोज जो हो रही है ना, वो इस वजह से ही हो रही है। अभी मैं समझाता हूं सॉल्ट ब्रिज का काम, ठीक है। नाउ दिस गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन सेपरेट वेसल्स। मैंने कहा था ना तुमको कि हाफ सेल का नाम जो होता है वो प्रॉपर होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ये दो नाम प्रॉपर होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अब ये नाम क्यों दिए गए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है गैल्वेनिक सेल में, वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू कर रही है। सही बात। अब जब वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपने आप को कन्वर्ट कर रही है, तो वो कौन सी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट करेगी। हमने कहा था बहुत सारी टाइप होती है केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकंपोजिशन, बहुत सारी हो सकती है। तो पिछले वीडियो में हमने ये क्लियर कर लिया था कि वो केमिकल रिएक्शन और कोई नहीं बल्कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। और वो रिडॉक्स रिएक्शन कैरी होती है, प्रोसीड होती है, और जैसे जैसे प्रोसीड होती है वैसे वैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको देकर जाती है। जैसे जैसे प्रोसीड होगी वैसे वैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको देकर जाएगी। अब उस रिडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो मैंने जो दो कंटेनर आपको दिखाए यहां पर गैल्वेनिक सेल के, उसमें एक कंटेनर में तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हो रहा होगा, और इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरे वाले का नाम दिया गया है रिडक्शन हाफ सेल। तो एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरे का नाम हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल। अब मुझे कैसे पता कि सर यही वाला कंटेनर ऑक्सीडेशन कर रहा है या यही वाला कंटेनर रिडक्शन कर रहा है, वो मुझे क्या, थोड़ी देर के बाद तुम्हें भी पता लगने लगेगा। तुम भी बता सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, कौन सा रिड्यूस कर रहा होगा। हालांकि उसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इसलिए आप ये कहोगे कि यहां पर एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। इनडायरेक्ट बोले तो यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन कैरीड होगी जो इनडायरेक्टली होगी, यानी कि इसका एक अलग से ऑक्सीडेशन होगा, इसका एक अलग से रिडक्शन होगा, और जब हम दोनों को एक कॉमन वायर से जोड़ देंगे तो वो एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। और वो रिडॉक्स रिएक्शन में 100% इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस वायर में जब देखने को मिलेगा, ये जो इसमें बल्ब लगा हुआ है, तो इस वायर में करंट पैदा हो जाएगा।
और भाई साहब जैसे ही इस वायर में करंट पैदा हुआ तो यह बल्ब चमचमाता हुआ ग्लो हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी। अब कैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करेगा, ये सारी चीजें ही गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट समझने वाली बात है। तो अब हम समझते हैं गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट, यानी कि प्रॉपर गैल्वेनिक सेल की वर्किंग, अरेंजमेंट प्लस वर्किंग दोनों। तो वर्किंग और अरेंजमेंट से पहले इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगली स्लाइड पर आऊं और आपको वर्किंग और अरेंजमेंट बताऊं गैल्वेनिक सेल का। संपट पड़ी बात, जल्दी से लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे। तो फोटो खींच ले भैया। ये था अपने गैल्वेनिक सेल के कुछ पॉइंट। अब लेकिन गैल्वेनिक सेल को समझते हैं। अब समझाने का काम पूरा मेरा रहेगा। यहां पर देखेंगे अपन जब गैल्वेनिक सेल को समझेंगे, सबसे पहले क्या काम करते हैं, अपन दो सेल्स को बना लेते हैं। ये अपना पहला सेल बन गया, ये एक कंटेनर मैंने ले लिया, और ये साथ ही साथ इसके दूसरा कंटेनर मैंने ले लिया। ठीक है, ये अपन ने दो कंटेनर्स ले लिए। एक कंटेनर में अपन ने एक नमक का पानी भर दिया। अब तुम बोलोगे सर कौन सा नमक, घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक? नहीं, नमक वो होना चाहिए जो रॉड, जिस मेटल की तुम इसमें डिप करोगे वही मेटल युक्त नमक होना चाहिए। मतलब जैसे इस वाले कंटेनर में, हमने पिछले वीडियो में देखा है, इस वाले कंटेनर में मैं जिंक रॉड को डिप कर रहा हूं। पिछला वीडियो नहीं बल्कि पिछली स्लाइड में अपन ने ये बात देखी है कि भैया ये एक रॉड है और ये जिंक रॉड को मैंने डिप करा। तो ये जरूरी हो जाता है कि जब मैं जिंक रॉड को डिप करूंगा तो ये जो नमक का पानी है इसमें जो नमक होगा वो नमक में जिंक के आयंस होने चाहिए, वो नमक में जिंक के आयंस होने चाहिए। अगर उस नमक में जिंक के आयंस नहीं हुए तो भैया काम नहीं करेगा, ये पूरा सिस्टम, पूरा गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा। तो अपने को क्या चाहिए, इस नमक के पानी में वो नमक इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें जिंक के आयंस हो। क्यों? क्योंकि ये रॉड खुद जिंक की है भाई। ये जो रॉड है ये खुद आपकी जिंक की रॉड है। दिस इज जिंक रॉड। तो इसमें जो नमक का पानी होगा वो होगा ZnSO4 नमक का पानी, और नमक का एक्वस सोल्यूशन यानी कि नमक का पानी, ये ZnSO4 एक्वस। ये एक चीज संपट पड़ी अपने को। दूसरे कंटेनर की क्या स्थिति है भैया? दूसरे कंटेनर में भी अपन ने क्या करा, दूसरे कंटेनर में भी अपन ने क्या करा, नमक का पानी भर दिया। कौन से नमक का पानी? उसी नमक का पानी जिसमें जिस रॉड को हम यहां डिप करेंगे उस नमक, उसके आयंस उस नमक में होने चाहिए, उसके आयंस उस नमक में होने चाहिए। तो हमने कहा अच्छी बात है भाई, उसके आयंस हम उस नमक में रखेंगे तो उसको डिप कर देंगे। तो ये आपने डिप कर दिया किसको? कॉपर को। किसको डिप कर दिया? कॉपर को। तो दिस विल बी अ कॉपर रॉड जो इसमें डिप्ड हो जाएगी, जो इसमें क्या हो जाएगी? डिप हो जाएगी। दिस विल बी योर कॉपर रॉड। ये कॉपर की रॉड ले ली। तो यहां पर अगर मोटी मोटी बात करी जाए तो ये आपका कॉपर हो गया, दिस इज कॉपर रॉड, और ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, बोले तो CuSO4, और एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि नमक का पानी मैं बार बार बोल रहा हूं। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन क्यों चाहिए रहता है? कई लोग सोचेंगे सर सिंपल कॉपर सल्फेट ले लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा या उसका मेल्टेड फॉर्म होगा तो भी आप लिक्विड फॉर्म में चले जाओगे। लेकिन प्रॉपर एक्वस सोल्यूशन क्यों बनाया गया? एक्वस सोल्यूशन इसलिए बनाया गया क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में जब भी नमक का कोई एक्वस सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट जब भी होगा, तो यह बात याद रखना कि एक्वस सोल्यूशंस ऑफ सॉल्ट आयंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दे क्रिएट आयंस। जैसे ये पानी में जाएंगे तो ये पानी के अंदर जाते ही अपने अंदर क्या कर लेंगे? आयंस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। सो दे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स फॉर्म्स आयंस। तो वो क्या कर लेंगे भाई? आयंस बना लेंगे। और अपन चाहते हैं उनको आयंस में ही ब्रेक करना। जैसे ये पानी में जाएगा CuSO4, तो CuSO4 पानी में जाकर अपने आप को Cu+2 एक्वस और SO4-2 एक्वस में ब्रेक कर लेगा।
ये अपने आप को ब्रेक कर लेंगे। सेम वे ZnSO4 जाएगा तो Zn+2 और SO4 -2 में अपने आप को ब्रेक कर लेंगे। तो वो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने आप को ब्रेक कर लेंगे आयंस को, और उन आयंस की जरूरत हमें होगी, इसलिए हम चाहते हैं एक्वस फॉर्म में लेना। तो हमने ये दोनों चीजें किस में ले ली, एक्वस फॉर्म में ले ली। संपट पड़ी क्या बात? तो ये चीज लिख लो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इसलिए लिया जाता है सो दैट बिकॉज वी नो दैट दे कैन फॉर्म आयंस, और आयंस हमारे लिए आगे चलकर बड़े काम के। ठीक है, तो ये बात कहीं ऊपर जो स्टार, तुम अगर नोट्स बना रहे हो तो ऊपर एक मार्जिन दी गई होगी, उस पर स्टार बना के ये बात लिख लो, ऊपर स्टार बनाओ और ये बात लिख लो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे तुमको और बताता हूं, ये चीज को इरेज करके पहले ये चीज लिख लो। ठीक है, ये वाली चीज टिप ली, अब ध्यान से सुनना। तो ये समझ में आया कि अपन क्यों लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ही किसी नमक का, ताकि अपने को आयंस मिल जाए, और आयंस अपने लिए जरूरी होते हैं। तो अपन ने कॉपर को डिप करा कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, जिंक को डिप करा जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करना है तो अपन को एक वायर लगाना पड़ेगा, तो अपन एक वायर लगा लेते हैं। ये अपन ने इस पे वायर लगा दिया। वायर में तुम चाहो तो वोल्ट मीटर वोल्टेज की रीडिंग के लिए, और चाहो तो बल्ब या सीधा गैल्वेनोमीटर, ताकि यह पता चल जाए कि भैया करंट पैदा हो गया। वैसे तो वोल्ट मीटर की अगर कोई रीडिंग आ रही है तो मतलब यही समझ जाओ करंट पैदा हो गया, गैल्वेनोमीटर की जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम एक डिवाइस लगा दो। अब अभी भी मैं तुमको बताऊं, ये सर्किट अभी पूरा क्लोज नहीं है। क्लोज समझ रहे हो? जब वायर पूरी तरीके से क्लोज्ड लूप में होगा तब हम उसे कहते हैं कि सर्किट पूरी क्लोज होगी। जैसे मान लो तुमने कोई एक वायर लगाया है, उसको प्लग इन किया एक इलेक्ट्रिकल स्विच में, ठीक है, वहां से वो वायर गया, बीच में तुमने उसको काट दिया, थोड़ी दूर पे उसको दूसरे वायर से जोड़ा, मतलब थोड़ी दूर पर दूसरा वायर रखा और उसको जोड़ दिया किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या बल्ब से। अब इन दो वायर के बीच में गैप है, इन दो वायर के बीच में गैप है, तो क्या वो बल्ब वहां ग्लो करेगा अगर मैं उस स्विच को प्लग इन उसको स्विच ऑन कर दूं? तो जिसमें वो प्लग इन हुआ है स्विच बोर्ड में, अगर उस स्विच बोर्ड का स्विच मैं ऑन कर दूं तो क्या वो वायर ग्लो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी सर्किट ओपन है, क्योंकि ये दोनों वायर ज्वाइन नहीं है। मुझे इन दोनों वायर को पहले क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। जब मैं क्लोज करूंगा तब जाकर ये काम हो पाएगा। संपट पड़ी क्या मेरी बात? बिल्कुल ठीक। उसी प्रकार ये जो सर्किट अभी है ये ओपन है। क्यों ओपन है? मान लो ये करंट यहां कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, यहां से भागा करंट, यहां भागा, यहां चला गया, यहां जाकर मर गया, तो करंट यहां से यहां गया और मर गया, खत्म हो गया, फिर आगे कोई करंट ट्रेवल ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो जॉइन है कौन? इलेक्ट्रोड्स, जिंक का और कॉपर का। लेकिन ये दो कंटेनर जो है, और प्रिसाइसली इन दो कंटेनर में जो नमक का पानी हमने भरा है, वो नमक का पानी आपस में जुड़ा नहीं है, वो नमक वाला पानी आपस में कनेक्टेड नहीं है। और जब वो नमक का पानी आपस में कनेक्टेड नहीं है तो इस सर्किट को हम मान लेंगे कि ओपन सर्किट। मतलब इस सर्किट को हम कह देंगे कि ये सर्किट अभी ओपन है, और ओपन सर्किट में ना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा ना वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो अब इस सर्किट को क्लोज किया कैसे जाए? यहां क्लोज करने के लिए आपको लिए रोल प्ले करेगा सॉल्ट ब्रिज। इस सर्किट को क्लोज करने के लिए यहां काम आएगा आपका सॉल्ट ब्रिज। वो जो यू शेप्ड ट्यूब दिख रहा था ना, वो ये रहा यू शेप्ड ट्यूब, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। और ये सॉल्ट ब्रिज अब ये काम करेगा कि ये उस सर्किट को क्या कर देगा? पूरी तरीके से क्लोज कर देगा। तो जो सर्किट थी आपकी, अब वो आप कह सकते हो कि 100% पूरे तरीके से क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो ये सर्किट क्या होगी? पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगी। ये सर्किट पूरे तरीके से क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। ये हो गई सर्किट आपकी पूरे तरीके से क्लोज। तो ये आपने कंटेनर को भी क्लोज कर दिया और ये आपकी सर्किट भी क्लोज। अब देखो ये पूरा वायर के थ्रू कनेक्टेड है, फिर ये इलेक्ट्रोड पानी में डिप्ड है, पानी में डिप्ड है सॉल्ट ब्रिज का एक एंड, सॉल्ट ब्रिज का दूसरा एंड दूसरे कंटेनर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड है, और फिर दूसरे कंटेनर का सॉल्ट सॉल्यूशन में ये जिंक रॉड डिप्ड है, फिर जिंक रॉड ये वायर से कनेक्टेड है, वो वायर दूसरी कॉपर रॉड से कनेक्टेड है। तो देखो सर्किट पूरी क्लोज हो गई। समझ पड़ी क्या बात? मतलब इस तरीके से अगर मैं समझाऊं इसको, तो सर्किट ये आपका इलेक्ट्रोड, यहां से वायर गया,
जिसमें वोल्ट मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, फिर ये गया आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, ये इस कंटेनर में कनेक्टेड है, ये इस कंटेनर में कनेक्टेड है, दोनों अभी भी अलग अलग है, फिर ये कनेक्ट हो गया यहां से सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो क्या हुआ, यहां से करंट गया, ये ऐसे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू वापस आ गया। तो ये पूरी सर्किट को क्या कर देगा, एक तरीके से क्लोज कर देगा। तो ये पूरी सर्किट इस तरीके से क्लोज हो जाएगी। संपट पड़ी बात। तो ये सर्किट इस तरीके से आपका हो गया, क्लोज हो गई। अब आपका काम खत्म, अब आपका पूरा काम खत्म। क्यों आपका पूरा काम खत्म? क्योंकि अब आपने पूरी अरेंजमेंट करके रख दी। अब दूर खड़े होकर आपको तमाशा देखना है। तमाशा क्या देखोगे कि ये गैल्वेनोमीटर में आ जाएगा डिफ्लेक्शन और इस वोल्ट मीटर में आ जाएगी एक पर्टिकुलर रीडिंग। गैल्वेनोमीटर में आ जाएगा एक डिफ्लेक्शन और इस वोल्ट मीटर में आ जाएगी एक पर्टिकुलर रीडिंग, यानी कि यह तय हो जाएगा कि इस वायर में करंट पैदा हो गया है। यह तय हो जाएगा कि इस वायर में करंट पैदा हो गया या करंट दौड़ने लगा है। अब जब तुम गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन देखोगे तो गैल्वेनोमीटर आपको जो डिफ्लेक्शन है वो बताएगा करंट के हिसाब से कि भैया करंट कहां किस तरफ मूव कर रहा है। और वो ये बताएगा कि जब करंट का मूवमेंट है वो मूवमेंट है कॉपर से जिंक की तरफ, वो मूवमेंट है कॉपर से जिंक की तरफ। तो ये गैल्वेनोमीटर से पता चलेगा। अभी वोल्टमीटर की रीडिंग गई भाड़ में, अभी तो मैं गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर में यह चीज पता चलेगी। तो गैल्वेनोमीटर विल शो, गैल्वेनोमीटर विल शो that current travels from copper to zinc। गैल्वेनोमीटर आपको यह बताएगा कि जो करंट ट्रैवल कर रहा है वो कॉपर से जिंक की तरफ ट्रैवल कर रहा है। मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। ये किसकी बदौलत पता चला? गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन की बदौलत। तो ये आपको पता चल गया भैया ये करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन ये हम जानते हैं कि साहब करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एंटी चलते। तो करंट बोलता है भाई साहब मैं ईस्ट से वेस्ट जाऊंगा, तो वो बोलते हैं कि भैया मैं वेस्ट से ईस्ट जाऊंगा। संपट पड़ी मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन और करंट बिल्कुल ऑपोजिट भागते हैं। तो जब करंट भाग रहा है कॉपर से जिंक, ये किसने बताया? गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन ने। ऐसा था तो वो इधर हो गया, तो वो बोलता है भैया मैं कॉपर से जा रहा हूं, जिंक की तरफ, कॉपर से निकल रहा हूं और जिंक की तरफ जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि अच्छी बात है भैया, तो फिर मैं एक काम करता हूं, मैं ट्रैवल करता हूं जिंक से कॉपर की तरफ। कौन बोलता है ये बात? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम कहां से कहां? जिंक से कॉपर की तरफ। So it will move from zinc to copper। तो it will move from zinc to copper। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो ये मूवमेंट होगी। This will be the movement of electrons। This will be the movement of electrons। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे, करंट इस तरीके से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल महाभारत के तीर की तरह एक दूसरे को खत्म, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो डायरेक्शन बताने के लिए मैंने ये एरो बताए, करंट ऐसे ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करेंगे, खत्म। अब ये क्लियर हो गया कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका मतलब जिंक से निकल रहे हैं और जिंक से निकलने के बाद कॉपर की तरफ भाग रहे हैं, जिंक से निकल रहे हैं और कॉपर की तरफ भाग रहे हैं। मतलब जिंक वो इलेक्ट्रोड हो गया जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है
और जिंक अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मतलब जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या पढ़ा है? ऑक्सीडेशन। तो सर इसका मतलब यह हो गया कि जो जिंक है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ये खुद से कर रहा है, तुम नहीं करवा रहे कुछ भी। तुमने तो ये अरेंजमेंट रखकर दूर तमाशा देख रहे हो अब क्या होगा, और तुम्हें ये सब डिफ्लेक्शन से पता चला, अच्छा भैया इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल रहा है, अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहा है, मतलब जिंक उसे लूज कर रहा है। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडेशन दिखाता है। ये अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब अगर जिंक को मैं कहूं ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो यहां जिंक के दो चीजें हैं, एक खुद Zn है और एक ZnSO4 में भी जिंक है। ZnSO4 में जो जिंक है अगर उसको ध्यान से देखो, ZnSO4 में जो जिंक है अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो वो Zn+2 SO4-2 के रूप में होगा। मतलब यहां बहुत सारे Zn+2 होंगे और SO4-2 होंगे, Zn+2 होंगे और SO4-2 होंगे। तो यहां पर जिंक जो होगा वो जिंक नहीं होगा, वो जिंक आयन होगा। और रॉड में जो जिंक होगा वो प्योर जिंक होगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया था जो एक्वस फॉर्म में नमक है उसमें वो आयंस बना लेता है। तो वहां पर हम ये कहें कि जिंक है तो गलत बात है, वहां पर हम कहेंगे जिंक के आयंस है। और कौन से आयंस? कैटायंस, पॉजिटिव आयंस, क्योंकि जिंक जब टूटता है तो Zn पर +2 और SO4 पे -2 ले आता है। Zn पे +2 और SO4 पे -2 ले आता है। और ये जिंक जो है ये प्रॉपर Zn है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये जिंक एज अ मेटल है। तो इस कंटेनर में आपके पास दो चीजें हैं, इस कंटेनर में आपके पास दो चीजें, कौन कौन सी? एक है Zn और एक है Zn+2, एक है Zn और एक है Zn+2। अब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यही लूज कर रहा है, इधर से इस कंटेनर से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, क्योंकि इस कंटेनर से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं तभी तो करंट यहां आ रहा है इस तरफ। तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले कौन हो सकते हैं? या तो Zn हो सकता है या फिर Zn+2 हो सकता है, क्योंकि या तो जिंक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या Zn+2 लूज करेगा। अब तुम खुद अपनी दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से बताओ कि Zn और Zn+2 में कौन उस पोजीशन पे है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? Zn और Zn+2 में कौन उस पोजीशन पे है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? क्या Zn+2 लूज कर सकता है? नहीं कर सकता भैया। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर Zn पर तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि सर उस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, उसके पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे। केमिस्ट्री सिंपल कहती है इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स बुराइयां हैं। कोई इंसान अगर अपने अंदर से बुराइयां निकाल दे तो वो खुद पॉजिटिव आदमी बन जाता है, और कुछ बुराइयां गेन कर ले तो वो खुद नेगेटिव आदमी बन जाएगा। तो वैसे ही अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो एटम पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई एटम उस इलेक्ट्रॉन को ले ले, रख ले, तो वो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो Zn+2 तो पहले से पॉजिटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। और चूंकि अब पॉजिटिवली चार्ज है तो अब नेगेटिव उसके अंदर से निकालना असंभव है या बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो आयन खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रखेगा। तो भाई साहब यहां जो Zn+2 है ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बल्कि कौन लूज करेगा? सिंपल जिंक। बोले तो ये रॉड, ये जो रॉड बनाई है जिंक की, ये रॉड लूज करेगी इलेक्ट्रॉन। तो ये जिंक विल स्टार्ट गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो जिंक होगा इट विल स्टार्ट गिविंग यू इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn लूज करेगा किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। कितने इलेक्ट्रॉन? एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि जिंक जो होता है वो डाइवेलेंट एटम होता है और इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन एक बार में रिलीज करता है। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहां जिंक जो हो गया वो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गए, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भागते जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे। और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए तो ये जिंक क्या बन गया, Zn+2, 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 ये लगातार Zn+2 बनता जाएगा। बोले तो Zn का आयन, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो जैसे ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे सॉलिड फॉर्म में, हम ये कह देंगे कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे सॉलिड फॉर्म में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बन गया। अब ये Zn+2 क्या बोलेंगे, यार हम जैसे लोग तो नीचे पानी में, देखो Zn+2 नीचे पानी में, तो ये बोलेंगे चलो अपन भी नीचे पानी में चलते हैं। तो ये रॉड से Zn+2 सब नीचे अल्टीमेटली आएंगे, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग एन आयन। मतलब ये रॉड समय के साथ पतली होती जाएगी और एक टाइम आएगा जब खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितने भी Zn+2 यहां बने हैं, कैसे बने, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, Zn+2 बन गया। फिर दूसरे जिंक के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, फिर Zn+2 बन गया। फिर तीसरे जिंक के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, फिर ऐसे बहुत सारे एटम है, तो हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और हर एटम बाद में Zn+2 बन जाएगा। और फिर वो Zn+2 देखेंगे कि यार नीचे हम जैसे लोग बहुत हैं, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी Zn+2 है ना, जो नमक के पानी में मौजूद है, तो ये सारे Zn+2 नीचे डुबकी मार लेंगे, ये सारे Zn+2 नीचे डुबकी लगा लेंगे। और जब ये नीचे डुबकी लगा लेंगे तो अल्टीमेटली ये जो रॉड थी जिंक की, ये रॉड खत्म हो जाएगी, ये रॉड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पहले गल गल के पतली होगी और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और सारे Zn+2 आयंस नीचे आ गए। अब नीचे लबालब हो गया Zn+2 आयंस। कुछ SO4-2 भी है, कुछ SO4-2 भी हैं, लेकिन Zn+2 के आयंस की भरमार ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब ऊपर की रॉड से भी नीचे Zn+2 के आयंस आ गए हैं। लेकिन अपना मुद्दा कहां है, अपना मुद्दा यह कि ये 2 इलेक्ट्रॉन सर भाग रहे हैं। अरे सर वोल्टमीटर में एक रीडिंग दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही भागेंगे तो वोल्टमीटर में एक रीडिंग पैदा कर देंगे, करंट डेवलप हो गया ना, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इस वायर के थ्रू। फिजिक्स कहती है किसी भी वायर के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए तो उस वायर में करंट दौड़ता है, तो भैया ये करंट दौड़ रहा है। वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, जिससे हमने ये चीजें निकाल ली थी। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन गए कहां, इस कंटेनर की तरफ। मतलब इस कंटेनर में लॉस हो गया, मतलब इस कंटेनर ने आपको बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कंटेनर ने आपको बताया क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो मतलब इस कंटेनर में आपको क्या देखने को मिल गया, ऑक्सीडेशन। इस कंटेनर में आपको क्या देखने को मिल गया, ऑक्सीडेशन। तो ये कंटेनर को आप कह दोगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस कंटेनर को आप कह दोगे क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि ये कंटेनर में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस कंटेनर से हो रहा है। इस कंटेनर के किस हिस्से से, इलेक्ट्रोड से, जो इसी कंटेनर का हिस्सा है ना, तो इस कंटेनर को हम हाफ सेल बोलते थे, अब इसको नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये कंटेनर आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल यहां लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। एक और बात, अब इन्हीं को हम टर्मिनल्स के हिसाब से नाम भी देते हैं, एनोड और कैथोड। ऑक्सीडेशन हाफ सेल तो बोलते ही है, लेकिन एक एनोड और कैथोड भी नाम हम देते हैं। और हमें पूरी जिंदगी ये कंफ्यूजन रही कि सर एनोड और कैथोड होते क्या है, मतलब हम कंफ्यूज हैं, पॉजिटिव वाले को कि नेगेटिव वाले को, कि क्या मतलब कैटायन एनायन, ये क्या किसको क्या बोलते। तो अब तुम याद रखना, जो एनोड और कैथोड की डेफिनेशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो सेल जहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो सेल जहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, उसे हम हमेशा एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम हमेशा,
एनोड कहेंगे। तो ये बात भी तुम ऊपर स्टार बनाकर लिख लो, मैं तुम्हारे लिए लिख भी देता हूं यहां पर लिख दो, फिर यहां पर मैं इरेज कर दूंगा। टर्मिनल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज एनोड। तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम एनोड कह देंगे। क्या कह देंगे उसको हम? एनोड। अब भूल जाओ एनोड पॉजिटिव की नेगेटिव, भाड़ में गई ये बात। अपने को तो बस ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, और ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस कंटेनर से तुम्हें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखे, उसको बोलना वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसी को नाम दे देना एनोड। मतलब ये कंटेनर इस सेल का एनोड कहलाने लगेगा। तो ये कंटेनर इस सेल का एनोड कहलाने लगेगा। दिस इज एनोड बिकॉज दिस इज अ टर्मिनल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब इसी से उल्टी बात एक और लिख सकते हैं, वो टर्मिनल जहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर एक और स्टार बनाकर हम लिख सकते हैं, जो तुम्हें ऊपर बनाना कि स्टार बनाओ, टर्मिनल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज कैथोड। सिंपल, ऊपर वाले स्टार से बिल्कुल ऑपोजिट बात हो जाएगी, इज कॉल्ड एज कैथोड। तो ये जो बातें हैं ये बहुत जरूरी है समझना। क्या? कि जिस टर्मिनल पर तुम इलेक्ट्रॉन को लॉस होते हुए देखो, तो तुम उसे क्लियर बोल देना कि भैया इस टर्मिनल पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस टर्मिनल पर तुम ये देखो कि इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, बोले तो रिडक्शन होगा, तो उस टर्मिनल को अपन बोल देंगे कैथोड। तो अभी ये क्लियर है कि ये वाला हिस्सा एनोड है, तो ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली कैथोड होगा। लेकिन एक बार इसको और अपन प्रमाणित भी करेंगे कि हां इलेक्ट्रॉन यही गेन कर रहा है। तो ये दो स्टार बनाकर तुम बिल्कुल ऊपर लिख सकते हो, और दोनों स्टार टर्मिनल के आपको ये बहुत जरूरी है। और अब ये भूल जाना कि एनोड पॉजिटिव होता है कि कैथोड नेगेटिव, सब बकवास। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे, जिस टर्मिनल पर रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहेंगे। सिंपल। अब इलेक्ट्रॉन भागे भैया आगे, इलेक्ट्रॉन भागे भैया आगे, ये दो इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, फिर यहां से निकले, यहां से फिर निकले दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन करके यहां पहुंच रहे। अब वो इस कंटेनर पर आ गए, इस वाले कंटेनर पे। ये तो मेरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, अब वो इस कंटेनर पर आ गए। इस कंटेनर में भी अब दो लोग हैं, एक कॉपर की रॉड और एक कॉपर का नमक का पानी, कॉपर सल्फेट का नमक का पानी। तो कॉपर की एक रॉड है और कॉपर सल्फेट का एक नमक का पानी है। अब सवाल यह है कि ये दो इलेक्ट्रॉन आ तो गए, लेकिन इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? यहां पर इस कंटेनर में आकर इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? क्योंकि यहां पर भी दो लोग हैं। बोलो कौन कौन से? यहां पर लपक के देखेंगे, बोलो कौन कौन से दो लोग हैं? एक है कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में बैठा हुआ है, किसमें? इस रॉड पे। और एक है कॉपर का +2 जो आयन बनकर बैठा है, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। एक है कॉपर का सॉलिड जो सॉलिड बन के बैठा हुआ है, और एक बना है कॉपर +2 जो एक्वस फॉर्म में बैठा हुआ है। तो कॉपर सॉलिड और कॉपर +2 एक्वस हो गया। संपट पड़ी क्या मेरी बात? तो कॉपर एक सॉलिड और कॉपर +2 एक्वस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन दोनों में से कौन इस पोजीशन पे है कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, जिंक से निकले हैं, लंबा सफर तय किया है, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले? इन दोनों में से कौन है? कॉपर सॉलिड या Cu+2? अब इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो अब अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से बताओ कि नेगेटिव चार्ज को गेन कौन करेगा? एक जो न्यूट्रल है सॉलिड बन के कॉपर, वो,
या फिर वो जो एक्वस बन के आयन के रूप में यानी कि +2 चार्ज के रूप में? कहानी समझ में आ गई होगी। कॉपर +2 होगा भाई साहब जो इस समय इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि कॉपर +2 बोलेंगे कि हम पर पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब, हमारा इलेक्ट्रॉन कोई उचका के ले गया तो उस इलेक्ट्रॉन को हमें वापस इसके मदद से अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं गेन करेंगे। तो कॉपर +2 जो एक्वस फॉर्म में बोले तो नमक वाला कॉपर, ये कॉपर सल्फेट वाला कॉपर आयन, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो नमक के पानी में यही +2 और -2 में है, तो यही कॉपर +2 जो होगा ये गेन करेगा। ये रॉड कुछ नहीं करने वाली, ये रॉड कुछ नहीं करने वाली, मतलब Cu और Cu+2 में Cu नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन को, कौन लेगा? Cu+2। कौन लेगा? Cu+2 यानी कि कॉपर का +2 आयन। अब भाई साहब कॉपर का +2 आयन जब इन इलेक्ट्रॉन को लेगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, जब कॉपर का +2 आयन इन इलेक्ट्रॉन को लेगा तो Cu+2 जो एक्वस बन के बैठा था वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा और खुद को कन्वर्ट कर लेगा Cu सॉलिड में, क्योंकि +2 का चार्ज तो खत्म हो जाएगा। +2 का चार्ज क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर लेगा, तो वो एक्वस से किस में बन जाएगा? सॉलिड में। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहां आ गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया इस रॉड पे। अब यहां जो Cu+2 बैठा हुआ है, यहां कौन बैठा है? Cu+2 SO4-2, Cu+2 और SO4-2। SO4-2 तो यही रह जाएंगे, सारे Cu+2 यहां भागेंगे, बोलेंगे अरे अरे इलेक्ट्रॉन आया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन आए इस रॉड पर, तो सब Cu+2 इधर भागेंगे और सब Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और खुद को Cu सॉलिड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जितने भी Cu सॉलिड हैं वो सब यहां पर चिपक जाएंगे और ये रॉड को धीरे धीरे मोटा करते चलेंगे। कॉपर की रॉड धीरे धीरे मोटी, क्यों? क्योंकि सारे कॉपर आयंस कॉपर सॉलिड बन रहे हैं, प्योर कॉपर बन रहे हैं, तो तुम इसमें रेड कलर का कॉपर डिपॉजिट होते हुए देखोगे। और रॉड अगर तुमने पहले पतली ली थी तो वो रॉड अपने आप मोटी होगी। देखो ये रॉड गल गल के खत्म हो रही थी क्योंकि जिंक सारे नीचे कूद रहे थे, याद है? ये सारे जिंक जो थे वो नीचे कूद रहे थे, लेकिन ये जो कॉपर है +2 का, ये यहां पर भाग रहे हैं, तो ये कॉपर की रॉड को क्या करते हुए चल रहे हैं? मोटा करते हुए चल रहे हैं। तो ये कॉपर की रॉड समय के साथ क्या हो रही है? मोटी होती हुई चल रही है। तो ये कॉपर की रॉड मोटी होती जाएगी और सब कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो क्या इस कंटेनर को मैं कह सकता हूं कि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया? बिल्कुल कह सकता हूं। और बाबू जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, ध्यान से सुनेंगे, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो गया है तो क्या मैं कह सकता हूं रिडक्शन हो गया है? तो बिल्कुल इसका हम कहेंगे कि यहां रिडक्शन हो गया है। तो इस वाली हाफ सेल को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। इस वाली हाफ सेल को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। तो ये वाली जो सेल हो गई, दिस विल बी नोन एज रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। और वो वाला टर्मिनल सेल का, टर्मिनल मतलब कंटेनर, वो वाला कंटेनर जहां पर रिडक्शन होता है उसको क्या घोषित कर देते हैं? कैथोड। उसको क्या घोषित कर देते हैं? कैथोड। तो ये वाला टर्मिनल क्या कहलाने लगेगा? कैथोड कहलाने लगेगा। ये वाला टर्मिनल क्या कहलाने लगेगा? कैथोड कहलाने लगेगा। तो दिस टर्मिनल विल बी रिगार्डेड एज कैथोड। तो ये आपका बन जाएगा कैथोड। ये होगा आपका कैथोड। ये वाला टर्मिनल विल बी कॉल्ड एज कैथोड। इसको आप सेल का रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हो। तो ये हाफ सेल आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये आपका हो गया रिडक्शन हाफ सेल, और ये पूरा अरेंजमेंट आपका बन जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का सेल, एक कंप्लीट सेल। तो ये दोनों एक साथ जब अरेंजमेंट देखोगे तो इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन का एक कंप्लीट अरेंजमेंट बोलोगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रही है। अब वोल्टमीटर में रीडिंग कितनी आएगी यह बात अभी मुद्दा नहीं है। यह बात जब तुम मुझसे आगे पढ़ोगे
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो बाकायदा मैं रीडिंग निकालना भी तुम्हें बता दूंगा कि कितनी रीडिंग आएगी। अभी फिलहाल रीडिंग के लिए इतना ये बता सकता हूं कि जो वोल्टेज इधर आएगा वो आएगा 1.1 वोल्ट का, मतलब यहां जो रीडिंग आएगी वो 1.1 वोल्ट्स की रीडिंग आएगी जो वोल्ट मीटर से आपको मिलेगी। कितनी रीडिंग? 1.1 वोल्ट्स की रीडिंग आपको यहां पर मिलेगी। ये 1.1 कैसे आया तुम भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लो, फिर अपन चर्चा करेंगे। तो ये आपको टोटल मिलता है जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, क्योंकि यहां केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रॉन निकालकर किसी दूसरे एटम को दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का इस दौरान मूवमेंट हो रहा है, जो मूवमेंट एक वायर के थ्रू हो रहा है, और उस वायर में चूंकि हमने एक बल्ब फिट कर रखा है, एक वोल्ट मीटर फिट कर रखा है, इसलिए वहां पर आपको एक रीडिंग देखने को मिल रही है। और इसलिए आप कहोगे केमिकल्स खत्म हो रहे हैं क्योंकि जिंक की रॉड गल रही है, तो इसके दम पर, केमिकल्स रिएक्शन के दम पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, और यह एक कंप्लीट सेल हो गया। अब ये एक सेल हो गया, ऐसे 15, 20, 25 अरेंजमेंट कर लो दो कंटेनर की। ये तो तुमको मैंने एक अरेंजमेंट दिखाई है, ऐसी सेम टू सेम एक और अरेंजमेंट कर लो, और कर लो 2, 4, और कर लो 10, 12, तो ये सब मिलकर बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको हम बैटरी कह देंगे। बिकॉज व्हाट आर बैटरीज? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये एक सेल का हिस्सा बता दिया, ऐसे ऐसे 20-25 बना लेना, सारे सेल को एक साथ फिट कर देना, बैटरी बन गई। अगर एक सेल तुमको एक 1.1 वोल्ट का आउटपुट देता है, तो 10 सेल तुम्हें 11 वोल्ट का आउटपुट देंगे। इस जैसे 10 अरेंजमेंट कर लोगे तो 11 वोल्ट, इस जैसे 100 अरेंजमेंट कर लोगे तो 110 वोल्ट का आउटपुट देंगे। तो इस तरीके से तुम्हें जितना आउटपुट चाहिए, जितने भी वोल्टेज का आउटपुट चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा इस नॉलेज से। लेकिन बस उसके लिए बहुत सारे सेल तुम्हें ऐसे लगाने होंगे, और इस सेल को आप कह देते हो गैल्वेनिक सेल, विच इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज सेल। संपट पड़ी क्या बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे चर्चा करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो भैया ये संपट पड़ा गैल्वेनिक सेल, ये पूरी वर्किंग थी गैल्वेनिक सेल की, कंप्लीट वर्किंग मैंने आपको बताई है यहां पर गैल्वेनिक सेल की, जिसमें हमने क्या करा भैया कि केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करा, केमिकल एनर्जी का कंजम्पशन किया, और उसके दम पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पा लिया। ये वायर के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन दौड़ा है, और इस वायर में जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो फिजिक्स कहती है करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये करंट प्रोड्यूस हो गया। अब इस वायर से एक और वायर जोड़ दो, और उससे जो भी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाने वो चलाओ। अब हालांकि उसमें वोल्टेज जो दिख रहा है वो 1.1 वोल्टेज है, ये 1.1 वोल्टेज है, जो बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं है। तो 1.1 बहुत छोटा वोल्टेज होता है, जिसमें तुम कोई छोटी मोटी चीज जला सकते हो। जो दिवाली की झालर आती है ना, उसमें वो जो एक एलईडी जैसा छोटा सा बल्ब होता है ना, बस उतने बल्ब का वोल्टेज तुम यहां पर प्रोड्यूस, उतने बल्ब को जलाने लायक वोल्टेज यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यस, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे इकट्ठे कर लो, ये एक सेल है, ऐसे 50, 60, 100 सेल इकट्ठे कर लो, तो फिर वोल्टेज उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर तुम बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी ऑपरेट कर सकते हो इसी गैल्वेनिक सेल की मदद से। क्लियर हो गया? एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा हौच-पौच हो गया है, तो इसी बात को अपन और शॉर्ट में समझ लेते जल्दी से, कि ये कंटेनर मैंने रखा है, ये कंटेनर मैंने बनाया था, ये दूसरा कंटेनर मैंने बनाया था। एक कंटेनर में हमारी जिंक की रॉड थी, दूसरे कंटेनर में हमारी कॉपर की रॉड थी। जिंक की रॉड को डुबा रखा था जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर रॉड को हमने डुबा रखा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने इसको डुबा कर रखा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने इसको डुबा कर रखा हुआ है। ठीक है, जिंक को हमने, ये जिंक हो गई जिंक की रॉड, ये हो गई आपकी कॉपर की रॉड, ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, और ये हो गया जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि ZnSO4। तो ये ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, दोनों के बीच में क्या लगा दिया? एक किस्म का वायर। हालांकि वायर के बीच में आप चाहो तो वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन के लिए, और इन पूरी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बीच में आपको लगाना पड़ेगा एक सॉल्ट ब्रिज। तो ये आपने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया।
क्लियर हो गया? ये हो गया आपका पूरा अरेंजमेंट, और ये पूरा अरेंजमेंट आपका यहां पर कंप्लीट होता है। इस वाली सेल को मोटे तौर पर अगर हम समझेंगे तो इस वाले को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, और चूंकि इसकी तरफ जा रहे हैं तो ये गेन कर रहा है तो रिडक्शन होगा, तो इसको हम बोल देंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्योंकि ये रिड्यूस होगा तो इसको हम बोल देंगे रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अब हमें पता है जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड भी बोलते हैं, तो ये वाला एंड जो होगा ये एनोड कहलाएगा, और ये वाला जो एंड होगा ये हमारा कैथोड कहलाएगा। तो ये आपका कैथोड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रिडक्शन हाफ सेल में जाएंगे। मोटे तौर पर ये सब बातें हमें कब पता चलेंगी? जब हम डिफ्लेक्शंस देखेंगे। तो डिफ्लेक्शंस हमें यह बताएगा कि करंट जो है वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है कॉपर से जिंक की तरफ, जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बताता है, जिससे हम ये सारी बातें करते हैं। शुरुआत यहीं से होती है कि करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, और फिर यह क्लियर हो जाता है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका, क्योंकि ट्रैवलिंग डायरेक्शन करंट के ट्रैवलिंग डायरेक्शन से अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरफ मूव करेगा। क्लियर हो गया? तो करंट आपका आएगा कॉपर से जिंक और इलेक्ट्रॉन जाएगा जिंक से कॉपर। अब जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो यहां पर स्थिति हम देखेंगे कि यहां पर दो चीजें, एक जिंक है सॉलिड फॉर्म में और एक जिंक है Zn+2 यानी कि एक्वस फॉर्म में। कहां पर है जिंक +2? एक्वस फॉर्म में, ये नमक के सॉल्यूशन में, क्योंकि यहां जिंक +2 में जाएगा और SO4 -2 में जाएगा, और यहां पर भी कॉपर +2 में जाएगा और SO4 -2 में जाएगा। तो यहां पर जिंक जो होगा वो +2 में होगा और साथ में सॉलिड में होगा। यहां पर कॉपर होगा सॉलिड फॉर्म में, ये रॉड है जो कॉपर की वो सॉलिड फॉर्म में, और यहां जो कॉपर है वो Cu+2 के फॉर्म में। अब जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड वायर के थ्रू कनेक्टेड है, ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है, और जिंक +2 और एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर +2 का एक्वस सॉल्यूशन, ये कॉपर +2 भी एक्वस में, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ये अपना सॉल्ट ब्रिज है, तो इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ये लोग कनेक्टेड है। तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड हो गया सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, और ये कनेक्टेड हो गया वायर के थ्रू। बेसिकली वायर जो होता है वो प्लैटिनम वायर होता है, तो वायर के थ्रू कनेक्टेड है, और इसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये इसी वायर के थ्रू जा रहे हैं। तो ये पूरा एक अरेंजमेंट होता है जो अपना गैल्वेनिक सेल को लेकर होता है। तो ये पूरे दो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो प्लैटिनम वायर के थ्रू जा रहे हैं। अब प्लैटिनम ही क्यों लिया, ये जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बताऊंगा तब वहां क्लियर करूंगा कि वायर प्लैटिनम का ही क्यों लिया गया। हालांकि प्लैटिनम बहुत कॉस्टली होता है, तो हम इसके ऑल्टरनेटिव भी सोच सकते हैं कोई, लेकिन फिलहाल जो हमने अपनी बुक्स में पढ़ा है वो ये है कि प्लैटिनम वायर ही यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात, नीचे का Zn+2 और कॉपर +2 जो होंगे वो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होंगे, तो इस तरीके से हम सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर देंगे, और ये पूरी चीज जो होगी आपका एक गैल्वेनिक सेल होगा। सो दिस कंप्लीट इज नोन एज योर गैल्वेनिक सेल। और इस पूरे अरेंजमेंट का एक काम है, क्या काम है? पूरा अरेंजमेंट कन्वर्ट्स करता है केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो पूरा अरेंजमेंट कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पूरा गैल्वेनिक सेल मैंने आपको क्विक रिवीजन के तौर पे जल्दी से बता दिया। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इसका पूरे का काम होगा, पूरे अरेंजमेंट का ये काम होता है। संपट पड़ी बात, यहां पर हमारा गैल्वेनिक सेल समाप्त होता है। लेकिन अभी एक चीज और समझना है कि सर इसको लगाने की क्या जरूरत थी। सवाल यह है कि सर सॉल्ट ब्रिज का काम पूरे तरीके से समझ में नहीं आया। ठीक है, सर्किट को क्लोज करने का काम है, समझ गए, लेकिन सर सर्किट तो क्लोज ऐसे भी की जा सकती थी कि एक वायर फंसा दिया जाता। सर्किट तो आप इस तरीके से भी क्लोज कर सकते थे कि यहां पर इतना एक यू शेप का ट्यूब जो आपने लिया है, इसकी जगह आप एक वायर और दोनों तरफ कनेक्ट कर देते। ऊपर तो एक वायर लगा ही रहे हो आप, ये नीचे भी 2 कंटेनर के पानी में एक वायर डाल देते डिप करके, तो सर्किट तो तब भी क्लोज हो जाती ना।
इलेक्ट्रॉन तो तब भी फ्लो करता रहता ना। ये यू शेप के ट्यूब में ऐसी क्या खास बात है कि इसे आपने लगाया जिसे आप सॉल्ट ब्रिज कहते हो। अब सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन को भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करो, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे। अब समझते हैं ये सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, ये सॉल्ट ब्रिज का इतना तामझाम क्यों लगा रखा है और क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनेंगे अब सॉल्ट ब्रिज की बात को। सॉल्ट ब्रिज के बारे में पहले कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को आप समझो। यहां पर आपको ये क्लियर दिख रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ये जो चीजें डिप कर रखी हैं ये आपको क्लियर बता दूं, यहां पर दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। ये आपका सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है, क्लियर हो गया। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये आपका पूरा सॉल्ट ब्रिज है, क्लियर हो गया। अब इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है भाई, इस काम को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये एक यू शेप्ड का ट्यूब होता है। यू शेप्ड इसलिए क्योंकि यू शेप में है ये, और इसके अंदर सॉल्यूशन बनाया जाता है एक नमक का ही, नमक का ही सॉल्यूशन बनाया जाता है। और वो नमक के सॉल्यूशन से इसको भर दिया जाता है और इसके कॉर्नर पे एंड पे कॉटन प्लग लगा दिया जाता है, जो कि पोरस प्लग माना जाता है। कॉटन प्लग जो कि पोरस प्लग, मतलब इसमें से धीरे 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 सॉल्ट निकलता चले, सॉल्ट के आयंस निकलते हुए जाएं, एकदम तेजी से नहीं, धीरे धीरे, इसलिए कॉटन पोरस प्लग्स यहां पर लगाए जाते हैं। अब इसका क्यों काम है, ये क्यों सॉल्ट ब्रिज का काम हमें पड़ता है, या इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, ध्यान से समझना। पहले तो मैं सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इसके लिए बता देता हूं आपको। यहां पर इट्स अ यू शेप ट्यूब containing concentrated solution of an inert electrolyte. It's a U-shaped tube जिसमें concentrated solution है inert electrolyte. Electrolyte बोले तो जो आयंस कैरी कर सके, जो आयंस अपने अंदर रखे। और हमें पता है नमक के पानी में आयंस बन जाते हैं, हमने लिखा था ना ऊपर स्टार बनाकर, तुमने नोट भी किया था ये कि aqueous solution of salt can form ions। तो जिसमें जिस सोल्यूशन में आयंस आ सके उसमें हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो चार्ज चीजें होती हैं, और वो चार्ज जब मूव कर सकता है तो उस सॉल्यूशन के अंदर से करंट पैदा हो सकता है, या वो अपने अंदर से करंट को कैरी कर पास करा सकता है। जैसे होता है ना, हम लोहे को बोलते हैं अच्छा कंडक्टर है, आयरन क्यों अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो आयरन की अगर कोई भी आप चीज चाहोगे तो वो चाहोगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, इसलिए जो वायर होगा या जो आप स्विच प्लग्स बनाते हो वो सब अंदर अंदर आप आयरन के बनाते हो। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को भगा सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर सॉल्यूशन में देखो, किसी लिक्विड फॉर्म में देखो, किसी लिक्विड मिक्सचर में देखो, तो अगर उसमें आयंस है जो कि चार्ज चीजें होती हैं, तो वो चार्ज चीजें अगर उस सॉल्यूशन के अंदर भाग सके तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है, क्योंकि उसमें भी कोई चार्ज चीज है, बशर्ते वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो आयन है। लेकिन वो आयन भाग सकते हैं और उसके अंदर, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसके अंदर से। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। संपट पड़ी बात। अब उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। तो इसी में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है जो KCl का हो सकता है, KNO3 का हो सकता है, इन अगर अगर जेली और जिलेटिन फॉर्म। तो अगर अगर फॉर्म जो होता है, जेली फॉर्म जो होता है, उस जेली फॉर्म या जिलेटिन फॉर्म में हम इसके अंदर भरते हैं उसको, ठीक है। अब अगर अगर और इज अ जिलेटिनियस सब्सटेंस दैट डिराइव्ड फ्रॉम सीवीड। तो सीवीड से डिराइव होता है और जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, मतलब जेल जैसे फॉर्म में रहता है, ये जिलेटिन बेस्ड स्ट्रक्चर रहता है और उसी को हम इसके अंदर भरते हैं। The worm agar agar is used to fill the tube and on cooling it sets to form jelly। तो हम एकदम warm, मतलब थोड़ा हाई टेम्परेचर का अगर अगर सॉल्यूशन को इसके अंदर भरते हैं, इसको फिल करते हैं यू ट्यूब को और इस यू शेप ट्यूब को, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो प्रॉपर जेली के फॉर्म में आ जाता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जैसे जेलीज होती है ना, बच्चे खाते हैं वो जेलीज वाली चीजें, स्ट्रॉबेरी आजकल बहुत आ रहा है, फ्रू करके एक चॉकलेट आती है, तो वो जो जेली फॉर्म होता है वो इसके अंदर भर जाता है। और जब वो चीज इसके अंदर भर जाती है
तो इसके अंदर मौजूद आयंस अब दौड़ना चालू करेंगे। आयंस कौन से? जो इलेक्ट्रोलाइट तुमने बनाया वो उसके अंदर जो नमक है, उस नमक के आयंस इसके अंदर भागना, इसके अंदर से भागना शुरू करेंगे। उनको भगाना क्यों है? अभी मुद्दे की बात अपन समझते। नाउ द इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज शुड बी इनर्ट एल्स इट विल इंटरफेयर विद द रेडॉक्स रिएक्शन। एक और अच्छी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट तुम भरोगे वो इनर्ट होना चाहिए। मतलब उसका होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मतलब जो रेडॉक्स हो रहा है वो अपना करता जाएगा। इस सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग कुछ और है, इसलिए इसमें ऐसे मेटल आयन वाला नमक यूज करना पड़ेगा जिसका इस रेडॉक्स रिएक्शन से कोई लेना देना ना हो। इसलिए उन्होंने वर्ड यूज करा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब क्यों नहीं हो उसका लेना देना? अगर उसका लेना देना होगा तो मान लो जिंक को इलेक्ट्रॉन निकालना है, या यहां से कॉपर को इलेक्ट्रॉन मान लो निकालना है, क्योंकि कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। यहां पे अपन ने जो पढ़ा वो जिंक और कॉपर का पढ़ा, कोई भी मेटल को कॉम्बिनेशन हो सकता है गैल्वेनिक सेल में। तो मान लो कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है और मान लो कॉपर को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे, लेकिन मान लो अंदर कोई ऐसा एलिमेंट बैठा है जो बोले यार नहीं मैं और अच्छा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, तो ऐसा ना हो कि कॉपर की जगह उसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो फिर हम इस वायर में करंट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यहां से फिर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा यार मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं तो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट में एक ऐसे आयंस होने चाहिए जो इनर्ट नेचर के हों, जो रिडॉक्स रिएक्शन जो सेल में होने वाली है उसके साथ इंटरफेयर ना करे, उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज के अंदर डालने हैं। तो यह सॉल्ट ब्रिज का कंपोजिशन है। अभी जो आपके सामने है वो है सॉल्ट ब्रिज का कंपोजिशन। अब समझो सॉल्ट ब्रिज का काम है क्या। ये तो चलो बना दिया, इसको भर दिया जेलेटिनियस सब्सटेंस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से, इसको थोड़ा सा गर्म करके डाला था, फिर ठंडा करा तो जेली फॉर्म में आ गया, और इसके एंड पे कॉटन प्लग लगा दिया और डिप कर दिया। अब ये काम में क्या आएगा वो काम समझते। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसकी कंपोजिशन का। तो भैया ये सॉल्ट ब्रिज का अपन ने कंपोजिशन अब समझ लिया। अब ये समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग क्या है, इसको समझते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं और गैल्वेनिक सेल की एक बार वर्किंग को बहुत तेजी से समझते हैं, क्योंकि इसी की वर्किंग में एक राज छुपा हुआ है जहां पर सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में आएगी। और वो चीज खैर तुम्हें मुझसे पूछ लेनी थी, मतलब तुम्हें अपने मन में पूछ भी ली होगी, हो सकता है, और उसमें तुम्हें समझ में आया होगा कि यहां पर शायद सॉल्ट ब्रिज काम करेगा। एक बार वर्किंग देखते हैं गैल्वेनिक सेल की, फिर चर्चा करते हैं। गैल्वेनिक सेल जब मेरे को बनाना था तो मैंने क्या किया था, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक ये कंटेनर ले लिया था, एक ये दूसरा कंटेनर ले लिया था। अब इस कंटेनर में मैंने क्या करा, ध्यान से सुनेंगे, इस कंटेनर में मैंने भर दिया था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर मैंने जिंक की रॉड को डिप किया था। ठीक है, ये जिंक की रॉड थी और ये जिंक की रॉड को मैंने यहां पर डिप कर दिया था। तो किस में डिप करा था, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो दिस वाज ZnSO4, ZnSO4 जो किस में था, एक्वस फॉर्म में था, और ये रॉड किसकी थी, जिंक की रॉड थी जो सॉलिड फॉर्म में थी। यहां पर क्या किया था, यहां पर हमने रॉड ले ली थी कॉपर की, सो दिस वाज योर कॉपर रॉड, और किस में डिप कर दिया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो दिस वाज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये CuSO4 सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, जो एक्वस था, CuSO4 एक्वस, और ये आपकी कॉपर की रॉड हो गई थी। तो ये आपकी कॉपर की रॉड हो गई थी। अब ध्यान से सुनना, इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया था, राइट, और उस वायर में तरह तरह की चीजें बीच में लगा दी थी। कौन क्या क्या, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, बल्ब फलाना डिमाका जो तुमको लगे, तो वोल्ट मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और डिफ्लेक्शन मिल गया, जिससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं, और जिससे ये साबित हुआ कि करंट ऐसे भाग रहा है। अब तुम मेरी बात को समझना, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो दो दो इलेक्ट्रॉन करके निकले एक एक एटम से जिंक के, दो दो इलेक्ट्रॉन करके निकले एक एक एटम से जिंक के, दो इलेक्ट्रॉन निकले, दो इलेक्ट्रॉन, और दो दो इलेक्ट्रॉन करके वहां जा रहे थे। तो जब दो दो इलेक्ट्रॉन निकले
तो जिंक ने अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, रॉड ने, इस रॉड ने निकाले 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने ये तो नहीं निकाल सकता क्योंकि यहां पर जिंक है वो Zn+2 में। तो जिंक सॉलिड ने जब 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाले तो Zn+2 बन गया, और वो Zn+2 नीचे आ गया था, याद है? तो यहां पर Zn+2 के आयंस बहुत सारे हो गए होंगे, कुछ SO4-2 के भी आयंस होंगे, लेकिन Zn+2 के आयंस ज्यादा होंगे, क्योंकि पहले जब जिंक सल्फेट था तो जितने Zn+2 के आयंस थे उतने ही SO4-2 के भी थे, लेकिन अब ऊपर से भी तो जिंक के आयंस आ गए, क्योंकि ये जिंक सॉलिड खुद को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? Zn+2 में। ये जिंक सॉलिड खुद को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? Zn+2 में। अब जब ये जिंक सॉलिड Zn+2 में कन्वर्ट कर रहा है तो इस नमक के सॉल्यूशन में Zn+2 आयंस की संख्या बढ़ गई होगी। क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। यानी कि यह कंटेनर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया होगा। कैसा हो गया होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब अगर यह कंटेनर पॉजिटिवली चार्ज हो गया है थोड़े टाइम के बाद, तो तुम मुझे यह बताओ, क्या थोड़े टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन इससे निकलना कंटिन्यू करेंगे? सर इलेक्ट्रॉन निकलना कंटिन्यू? हां सर करेंगे। मेरे को बताओ, कोई चीज अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्या वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को अब आसानी से जाने देगी? शुरुआत में तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि शुरुआत में पॉजिटिव नहीं थी, इलेक्ट्रॉन गए उसके बाद पॉजिटिव बनी। तो जब जिंक ने बोल दिया भैया मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं, तो ये आयंस बन रहे हैं और आयंस नीचे जा रहे हैं, मतलब नीचे Zn+2 आयंस की संख्या बढ़ रही है, यानी कि पूरा कंटेनर धीरे धीरे पॉजिटिविटी गेन करता जा रहा है। तो जब पॉजिटिविटी आने लगेगी, क्या उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, और ये कंटेनर बोलेगा भाई साहब हम खुद अंदर पॉजिटिव बने हुए फिर रहे हैं, और हम पॉजिटिव हैं, तो बेटा हम नेगेटिव को अपने से दूर नहीं भेजेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तुम यहीं रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो शुरू में तो अच्छा रहेगा, समय के साथ ये कम होगा, और एक टाइम आएगा जब ये कंटेनर, कौन सा? एनोड वाला कंटेनर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कंटेनर, उन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, मना कर देगा, बोलेगा नहीं जाओ इलेक्ट्रॉन। अब तुम सोचोगे सर कोई बात नहीं, कॉपर का खींच लेगा तो इधर की भी स्थिति अपन देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपन इधर की स्थिति देख लेते हैं। इधर क्या स्थिति है जल्दी बताओ? इधर 2 लोग थे, कॉपर था Cu में सॉलिड फॉर्म में, और कॉपर था आयन के फॉर्म में +2 के फॉर्म में। यहां 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये रॉड तो गेन नहीं करेगी, कौन गेन करेगा? +2 गेन करेगा। तो कॉपर का +2, कॉपर का +2 इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और खुद को बना लेगा Cu सॉलिड। मतलब यहां जो आयंस हैं, किसके किसके आयंस हैं? यहां पर 2 किस्म के आयंस हैं। कौन कौन से 2 किस्म के आयंस हैं? ध्यान से समझेंगे। एक यहां पर है Cu+2 और एक है SO4-2। तो जितने Cu+2 हैं वो सब इस रॉड पर चले गए और खुद को न्यूट्रलाइज कर लिया इस रॉड पर जाकर, क्योंकि जितने Cu+2 है वो खुद को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं Cu सॉलिड पे, तो वो Cu सॉलिड बन गए। लेकिन ये Cu+2 जब यहां से गए तो अपने पीछे किसको छोड़ गए? SO4-2 को। तो तुम देखोगे यहां बहुत थोड़ी देर के बाद SO4-2 आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, SO4-2 की संख्या बढ़ जाएगी, अचानक से SO4-2 के आयंस की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि Cu+2 तो न्यूट्रल हो गए, अब SO4-2 बने और SO4-2 है। मतलब थोड़ी देर के बाद देखोगे कि यह पूरा कंटेनर धीरे धीरे कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ये पूरा कंटेनर धीरे धीरे देखोगे कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। ये कंटेनर कैसा था? पॉजिटिव। ये कंटेनर कैसा हो गया? नेगेटिव। ये कंटेनर हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इसकी तरफ कौन दौड़े चले आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो खुद कैसा चार्ज रखते हैं? नेगेटिव।
तो क्या ये नेगेटिव इस नेगेटिव युक्त कंटेनर के पास आएंगे क्या? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो भैया ये दोनों नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। कौन नेगेटिव, ये कंटेनर की नेगेटिविटी जो आयंस की वजह से आ रही है। कौन से आयन की वजह से आ रही है, सल्फेट आयन की वजह से आ रही है। और दो इलेक्ट्रॉन जो इसकी तरफ आ रहे हैं वो भी तो नेगेटिव है। तो भैया ये कंटेनर मना कर देगा कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम खुद नेगेटिवली चार्ज हो गए। ये कंटेनर ऐसा बोलेगा, इलेक्ट्रॉन भैया अब हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, हम खुद नेगेटिवली चार्ज हो गए, तुम दूर रहो हमसे, रिपेल मारेगा। तो देखो ये जाने नहीं देना चाहता और ये आने नहीं देना चाहता। किसको, इलेक्ट्रॉन को। संपट पड़ी मेरी बात। ये कंटेनर बोलता है हम पॉजिटिवली चार्ज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हम इलेक्ट्रॉन तुमको जाने नहीं देंगे। और ये कंटेनर बोलेगा कि हम नेगेटिवली चार्ज हो रहे हैं। ये कंटेनर कौन सा, जहां पर रिडक्शन हाफ सेल बना है, जो कैथोड है, वो बोलेगा हम नेगेटिवली चार्ज हो रहे हैं तो हम आने नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे वहां पर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था शुरू शुरू में थोड़ा बहुत, थोड़े टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर रुक गया तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, शून्य हो गई। यानी कि कोई करंट वहां पर फिर फ्लो नहीं होगा। फिर तुम्हारा गया गैल्वेनिक सेल खत्म। मतलब फिर तो गैल्वेनिक सेल की तरह काम कहां कर रहा है, हमको तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए बाबू। तो फिर ये काम कहां कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या दे दी इसने, शून्य दे दी। तो इसने हमारे लिए पूरी जो कहानी हमने करी, इतना जो महंगा सेटअप लगाया, पैसे खर्च करे, सब वेस्ट। अब तुम इसको बचा सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना नहीं है, इसको चलते देना है। अब तुम ऐसा क्या करो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुके नहीं और चलता रहे। उसके लिए अब काम आता है तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज। देखो अभी तक मैंने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया था, ठीक है। तो अब तुम्हारा काम करेगा कौन, सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये जो पॉजिटिव कंटेनर बनकर बैठा है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ Zn+2 आयंस, ये पॉजिटिव क्यों बना है, बिकॉज इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ Zn+2 आयंस। ये एक्सेस में क्या कंटेन करता है, Zn+2 आयंस। तो ये एक्सेस ऑफ Zn+2 आयंस की वजह से जो पॉजिटिविटी आ रही है, उस एक्सेस ऑफ Zn+2 आयंस को न्यूट्रल कर दो। क्या कर दो, न्यूट्रल कर दो। और अब न्यूट्रल करने के लिए इसमें जो योगदान जाएगा वो जाएगा एक सॉल्ट ब्रिज का। किसका योगदान जाएगा, वो योगदान जाएगा एक किसका, सॉल्ट ब्रिज का। तो यहां पर सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक आयन होगा, क्योंकि इसके अंदर नमक का सॉल्यूशन है। मान लो इसके अंदर नमक का जो सॉल्यूशन है वो है ए और बी, जिसमें ए पर प्लस चार्ज है और बी पर माइनस चार्ज है। तो जितने बी माइनस के आयंस हैं वो सब दौड़ लगाएंगे और इस यूट्यूब से धीरे धीरे बाहर लीक होने चालू कर देंगे। ये जो यूट्यूब पे कॉटन प्लग लगाया ना, पोरस प्लग, इस पोरस प्लग से निकलना चालू कर देंगे और सारे बी माइनस आयन बोलेंगे हम Zn+2 को न्यूट्रल कर देते हैं, हम Zn+2 को न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे यहां पर KNO3 मान लो, AB की जगह तुम मान लो हमने KNO3 लगाया, तो K पर प्लस चार्ज और NO3 पे माइनस चार्ज, K पर प्लस और NO3 पे माइनस, तो जितने NO3 माइनस है वो सब यहां दौड़ लगाएंगे। कब, जब एक्सेस ऑफ पॉजिटिविटी यहां आ जाएगी और NO3 माइनस जितने भी एक्सेस ऑफ Zn+2 होंगे उनके साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बना लेंगे। यानी कि जो एक्सेस ऑफ Zn+2 है वो +2 न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हो गया, क्योंकि नेगेटिव आयंस आकर उसको अट्रैक्ट कर लिए। अब यहां पर जो पॉजिटिविटी दिख रही थी वो पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी वो पॉजिटिविटी, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकेंगे फ्रीली।
इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल सकेंगे फ्रीली। तो ये नेगेटिव आयन NO3 माइनस का या इन जनरल B माइनस का कहां से मिला? सॉल्ट ब्रिज से मिला। और सॉल्ट ब्रिज में ये हमने ऑलरेडी इसको भरकर रखा था इसी दिन के लिए, इसी समय के लिए कि जब यहां पर पॉजिटिविटी आए तो नेगेटिव आयन सारे यहां दौड़े चले आए और एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर दे ताकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट में कोई रुकावट ना आए। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गया, लेकिन दिक्कत तो इस कंटेनर के साथ थी, यहां से वो जाने नहीं दे रहा था, ये उसको आने नहीं दे रहा था। तो अभी चलो जाने तो दे दिया, लेकिन अभी इस कंटेनर की भी जुगाड़ करनी है कि ये इसको आने दे। ये आने कब देगा? जब इसके ऊपर से एक्सेस ऑफ नेगेटिविटी को हम खत्म कर पाए। एक्सेस ऑफ नेगेटिविटी किसकी वजह से थी? सल्फेट आयन की वजह से, जो क्या है SO4-2। तो सल्फेट आयन की वजह से इस पर नेगेटिविटी थी। सल्फेट आयन इज SO4-2। सल्फेट आयन इज SO4-2। और जब सल्फेट आयन पर नेगेटिविटी थी तो यहां से जो पॉजिटिव आयन है इन जनरल A+, या अगर मैं KNO3 मानकर चलूं सॉल्ट ब्रिज में तो K+, वो K+ सब दौड़ लगा देंगे और एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल बैलेंस करने के लिए निकल पड़ेंगे। तो SO4-2 को क्या मिल जाएगा? K पॉजिटिव, जो कहां भरा हुआ है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर KNO3 का सॉल्यूशन बना रखा था जो K+ और NO3- के रूप में वहां बैठा था। तो वो सारे K+ जो होंगे वो SO4-2 को न्यूट्रल यानी कि बैलेंस करेंगे और तुरंत बन जाएगा K2SO4 का सॉल्यूशन, जो कि एक्वस रहेगा। लेकिन जितने SO4-2 थे वो सब न्यूट्रल हो गए। अब ये -2 खत्म, क्योंकि वो K2SO4 न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएंगे। अब SO4-2 खत्म तो ये पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जब पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए कोई भी स्पीशीज यहां या कोई भी नेगेटिव चार्ज यहां एक्सेस में मौजूद नहीं होगा। तो ऑल द एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस विल गेट बैलेंस। तो इसमें जो पहले मौजूद था एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस, एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस बोले तो SO4-2 all will get neutralized, all will get neutralized। और फिर यहां पर कोई नेगेटिविटी नहीं बचेगी, और जब कोई नेगेटिविटी नहीं बचेगी तो इन इलेक्ट्रॉन को आने से किसी के पप्पा भी नहीं रोक पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से अपने रिडक्शन हाफ सेल बोले तो कैथोड में आ जाएगा। तो यहां रोकने वाला कोई नहीं और यहां टोकने वाला कोई नहीं। तो बिना किसी रोक टोक के ये इलेक्ट्रॉन का क्या दिखाई देगा? मूवमेंट, लगातार ये मूवमेंट बना रहेगा और लगातार आपका बल्ब जलता रहेगा, लगातार आपको वोल्टमीटर में रीडिंग मिलती रहेगी और लगातार आप करंट को ड्रॉ करते रहोगे। लगातार आप करंट को ड्रॉ करते रहोगे। करंट को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। और यह कब संभव है? जब आप सॉल्ट ब्रिज लगाओगे, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर यही आयंस हैं जो आपका काम करेंगे। यह है सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग। अभी संपट पड़ा, इंपॉर्टेंस भी संपट पड़ी होगी और वर्किंग भी संपट पड़ी होगी। यह काम करता है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के दो काम है। एक तो मैंने तुमको बता ही दिया था गैल्वेनिक सेल में कि सर्किट ओपन थी, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो वायर से जुड़ा है, लेकिन सोल्यूशन तो किसी चीज से नहीं जुड़ा ना। तो उस सोल्यूशन को हम सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़कर कंप्लीट सर्किट करते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा जो और उससे जरूरी काम है, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए तो हम वायर भी डिप कर सकते थे। ये ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज जैसा यू ट्यूब शेप क्यों लेकर आए, यू शेप ट्यूब क्यों लेकर आए? उसका सिंपल रीजन यह था क्योंकि इसके अंदर आयंस भरे हुए हैं, इसके अंदर ऐसा नमक भरा हुआ है, नमक का सोल्यूशन भरा हुआ है, जेलेटिनियस सोल्यूशन भरा हुआ है, जिसके अंदर आयंस होते हैं और वो आयंस मूवमेंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? वो आयंस मूवमेंट दिखाएंगे। तो दैट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि वो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देंगे।
और जब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, लगातार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जारी रहेगा। यह है सॉल्ट ब्रिज का दूसरी इंपॉर्टेंट वर्किंग, इन आयंस को न्यूट्रलाइज करना और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बरकरार रखना, यानी कि गैल्वेनिक सेल की वर्किंग को कंटिन्यू रखना। संपट पड़ी क्या बात? ये पूरी चीज जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्योंकि समझाने का काम है और जब समझाते हैं तो ऐसा गोदागादी हो जाती है भाई। नोट्स तो ठीक है ही, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये तुमको समझ में आए कि हाँ ये चीज हमको संपट पड़ी थी। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। संपट पड़ा ये वर्किंग, आगे मुद्दा देखते। तो ये कंपोजिशन थी सॉल्ट ब्रिज की जो अपन पहले ही निपटा चुके हैं। वर्किंग को देख लो, फंक्शन को देख लो, क्या लिखा हुआ है फंक्शन में, सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, पहली बात तो इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, बाय अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करे बिना, नहीं तो तुम क्या कर सकते थे, तुम एक कंटेनर में दोनों सॉल्यूशन डाल देते और दोनों रॉड एक ही कंटेनर में डाल सकते थे, लेकिन फिर दिक्कत होती, फिर आपका गैल्वेनिक सेल वर्क नहीं करता, क्योंकि आपको प्रॉपर एक ऑक्सीडेशन का एक हाफ सेल अलग रखना है और एक रिडक्शन का हाफ सेल अलग रखना है। तो ये हाफ सेल आपने यहां अलग रखा और ये हाफ सेल यहां आपने अलग रखा। अब मुद्दा यह था कि इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपने एक सॉल्ट ब्रिज रखा। तो इसका ये हिस्सा देखो अंदर यहां डिप्ड है और ये हिस्सा भी देखोगे तो इसके अंदर यहां डिप्ड है। अब ये सॉल्ट ब्रिज इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है, इसलिए समझे इसको नमक का पुल कहा गया है, नमक पुल, क्योंकि इसके अंदर नमक भरा हुआ है और ये पुल का काम कर रहा है। किसके बीच में पुल का काम कर रहा है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक कंटेनर के और रिडक्शन हाफ सेल दूसरे कंटेनर के बीच में, इन दोनों कंटेनर के बीच में ये ब्रिज यानी कि पुल का समान काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है। ये चीज है जो आपको संपट पड़ी। संपट पड़ी क्या बात? आगे, सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स। ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयन है, कौन सा आयन होगा? ए और बी। ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयन है कौन सा? ए और बी, जिसमें ए पर प्लस चार्ज और बी पे माइनस चार्ज। ये आयंस मेंटेन रखते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयंस आएंगे उसको हमारा बी आयन, थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बी माइनस और ए प्लस, तो बी ए लिख देता हूं, बी माइनस एंड ए प्लस। तो यहां जो पॉजिटिव आयंस आएंगे इसको तुरंत हमारा बी आयंस यहां से लीक होगा और वो बी आयंस इसको न्यूट्रल कर देंगे। यहां पर जो हमारा नेगेटिव आयन आएंगे, क्यों नेगेटिव आएंगे? क्योंकि Cu+2 तो सब इस पर चिपक जाएंगे, यहां बहुत सारे SO4-2 रह जाएंगे, बहुत सारे SO4-2 रह जाएंगे। तो वो नेगेटिव के लिए A+ तुरंत आएगा, यहां से लीक होगा और A+ आकर इसको क्या कर देगा? इस नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। तो यहां प्लस चार्ज खत्म, यहां नेगेटिव चार्ज खत्म, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लगातार जारी रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लगातार जारी रहेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन लगातार आपको कंटिन्यूअस मूवमेंट देते रहेंगे। ये जो बल्ब बीच में लगाया हुआ है ये लगातार ग्लो करता रहेगा। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोले तो आयंस को खत्म करने की इन द टू हाफ सेल्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, आगे चर्चा करते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आगे और कंटिन्यू है इसमें। आगे क्या है? ऑल्सो जिंक आयंस गो इनटू जिंक सल्फेट, सो ऑल्सो जिंक आयंस गो इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दस दे गिव अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो चर्चा वो कर रहा है, सो दे विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। जिंक इलेक्ट्रोड लूज इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो टू द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड न्यूट्रलाइज Cu+2 आयंस। तो जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो टू द कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड न्यूट्रलाइज Cu+2 आयन, वहां Cu+2 आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। 10 SO4-2 आयंस विल बी लेफ्ट, जैसे मैंने कहा था सल्फेट आयन विल बी लेफ्ट इन द सॉल्यूशन एंड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आपको क्या दिखेगी? बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिखेंगे बिकॉज ऑफ SO4-2। अच्छा, सवाल यह भी आता है कि इस कंटेनर के अंदर पॉजिटिविटी किन आयंस की वजह से आई? तो Cu+2 आयंस के एक्सेस होने की वजह से। तो लिख सकते हो एक्सेस ऑफ Cu+2 आयंस। यहां नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया? SO4-2 की वजह से।
तो आप लिख सकते हो एक्सेस ऑफ SO4 -2, एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन SO4 -2. Accumulation of charges will stop the flow of electrons, as we have said. कि जो चार्जेस का अक्यूमुलेशन है, बहुत सारे चार्जेस जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक देंगे, क्योंकि पॉजिटिव मना कर देगा कि इलेक्ट्रॉन तुम यहां मत जाओ, और नेगेटिव बोल देगा इलेक्ट्रॉन तुम यहां मत आओ. तो ये जाने नहीं दे रहा, ये आने नहीं दे रहा. अब जरूरी है कि इन चार्जेस को हम खत्म कर दे, जो एक्सेस चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, उसको खत्म कर दे. यहां सॉल्ट ब्रिज रोल प्ले करने वाला है. ये पूरी थ्योरी अब मैं बता रहा हूं जो आपको लिखनी है एग्जाम में. वो तो समझा दिया मैंने ऑलरेडी पहले ही. ये लिखना जो आपको है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चर्चा करते हैं. नाउ आगे बात करते हैं. सो नाउ this will accumulation of charges will stop the flow of electrons, hence now the salt bridge will come into play. Whatever the ions we have in salt bridge, B and A, whatever ions we have in salt bridge, B and A, जिसमें B नेगेटिव और A पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव आयंस को ये B माइनस न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहां मौजूद नेगेटिव आयंस को ये A प्लस न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये धीरे धीरे इस कॉटन प्लग से लीक होकर ये चीज करेंगे कि ये न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो ये सॉल्ट ब्रिज का एक और काम, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट काम हो गया. तो सॉल्ट ब्रिज के दो काम है, एक तो सर्किट को पूरा क्लोज करना, कंप्लीट करना. सर्किट कंप्लीट सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होगी. लेकिन फिर मन में सवाल आएगा कि सर्किट क्लोज करने के लिए तो वायर भी लगा सकते थे, तो सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया? क्योंकि ये एक यू शेप ट्यूब होता है जिसमें एक नमक होता है, नमक का सोल्यूशन होता है जो जेल फॉर्म में होता है, और साइड में कॉटन प्लग होते हैं, पोरस प्लग, जिससे वो नमक के आयंस रिलीज हो सकते हैं. और वो आयंस रिलीज क्यों करने हैं? ताकि एक्सेस ऑफ आयंस जो कंटेनर में पहले से आ गए उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, और इस तरीके से लगातार इसको ग्लो किया जा सके. क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी. तो अब अपन ने समझ लिया सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग भी, और सॉल्ट ब्रिज का रोल भी, सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस भी. अब जब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो कुछ स्पेसिफिक मेटल लेने पर, जैसे अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल में क्या लिया है? जिंक और कॉपर. अब तुम सोचोगे कि क्या मार्ट साहब सिर्फ जिंक और कॉपर ले सकते हैं? अरे भैया तुम दो मेटल कोई भी ले लो. जिंक और कॉपर तो कोई एग्जांपल लेना था तो जिंक और कॉपर का ले लिया, तुम कोई और मेटल भी ले सकते हो. लेकिन अगर तुम जिंक और कॉपर का ही इस्तेमाल करोगे, अगर तुम जिंक और कॉपर का इस्तेमाल करोगे तो उस सेल को एक प्रॉपर नाम दिया जाएगा, और उसको बोल दिया जाएगा डेनियल सेल. क्या बोल दिया जाएगा उसको? डेनियल सेल. अगर तुम प्रॉपर जिंक और कॉपर का नाम लेते हो तो, मतलब जिंक और कॉपर इस्तेमाल करते हो तो, जैसा कि तुम अभी तक कर रहे थे, क्योंकि ये एक गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट है. मतलब डेनियल सेल क्या है? इट्स अ क्लास ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच an anode is taken as zinc and cathode is taken as copper. तो जब तुम एनोड को जिंक ले लो और कैथोड को कॉपर ले लो, तो वो स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा? वो स्पेसिफिकली डेनियल सेल हो जाएगा. है वो गैल्वेनिक सेल, बट उसका नाम डेनियल सेल हो जाएगा. तो यहां पर जो हम दो कंटेनर लेते हैं, ये मैंने एक कंटेनर लिया, ये मैंने दूसरा कंटेनर लिया. एक कंटेनर में हमने भर दिया जिंक सल्फेट, दूसरे कंटेनर में हमने भर दिया कॉपर सल्फेट. ठीक है, जिंक सल्फेट वाले कंटेनर में जिंक रॉड को डिप करा, ये जिंक रॉड को डिप करा, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड को डिप करा, वायर कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर के थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, कुछ ऐसे, और यहां सॉल्ट ब्रिज लगा दिया. क्लियर? तो जब तुम जिंक और कॉपर प्रिसाइसली लेकर चल रहे हो, ये जिंक ले लिया और ये कॉपर ले लिया प्रिसाइसली, तो इस सेल को बोलेंगे डेनियल सेल. डेनियल सेल. यहां वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 1.1 वोल्ट, जो हमेशा डेनियल सेल में आती है. ये 1.1 वोल्ट आएगी कैसे? ये तो मुद्दा है ही हमारे पास. ये 1.1 वोल्ट को हम प्रॉपर्ली समझेंगे कि ये 1.1 वोल्ट आएगा कैसे. तो ये तो एक मुद्दा है ही, उसमें मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बताऊंगा, और ये कैलकुलेशन तुम भी कर सकते हो. मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ये कैलकुलेशन तुम खुद से भी कर सकते हो. बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक का वेट कर लो, फिर तुमको ये भी आ जाएगा. ये 1.1 वोल्ट जो है, ये डेनियल सेल का हमेशा वोल्टेज आउटपुट होता है. तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वोल्टेज आउटपुट ऑफ डेनियल सेल, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डेनियल सेल कौन सा सेल है? वो गैल्वेनिक सेल ही. बस जिंक और कॉपर स्पेसिफिकली यूज कर लो.
कोई और मेटल यूज कर लोगे तो फिर आप ये मानकर चलो कि वो गैल्वेनिक सेल ही कहला जाए, फिर डैनियल नहीं कहना। लेकिन अगर जिंक और कॉपर कह रहे हो तो तुम प्रिसाइसली डैनियल कह सकते हो। और वोल्टेज आउटपुट ऑफ डैनियल सेल, वोल्टेज आउटपुट ऑफ डैनियल सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट्स, इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट्स। तो डैनियल सेल का जो वोल्टेज आउटपुट होगा उस आउटपुट को हम 1.1 वोल्ट्स कहते हैं। तो दिस इज 1.1 वोल्ट्स, ये डैनियल सेल का वोल्टेज आउटपुट होगा। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। मैंने कहा ना इट इज अ काइंड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल in which the anode is made up of zinc and the cathode is made up of copper. एनोड आप जिंक का बना दोगे और कैथोड आप कॉपर का बना दोगे, क्योंकि जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करना है यानी कि ऑक्सीडेशन दिखाना है जो एनोड पर होगा, और कॉपर को इलेक्ट्रॉन गेन करना है प्रिसाइसली कॉपर प्लस 2 आयन को, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे यानी कि रिडक्शन दिखाएंगे जिसको हम कैथोड कहेंगे, तो कॉपर वाला कैथोड होगा। तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, कैथोड, रिडक्शन, एनोड, ऑक्सीडेशन, और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। क्लियर हो गया? वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो क्लियर है सबको? वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 1.1 वोल्ट्स, ये रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की। 1.1 वोल्ट्स की रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज अबाउट योर डैनियल सेल। अब इसमें एक चीज और है, यह है सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये जो नीचे आप एक लाइन देख पा रहे हो, तो ये सेल का उनने दे दिया है रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन में भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन भी बताता हूं। स्क्रीनशॉट लो। तो ये डैनियल सेल हो गया और वोल्टेज आउटपुट हमें डैनियल सेल का समझ में आ गया। अब वो एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हालांकि रिप्रेजेंटेशन में आगे भी एक बार और आपको बताऊंगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा चुका हूंगा, लेकिन अभी नीचे अगर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो उसकी और बात कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, सेल के रिप्रेजेंटेशन में बीच में हम दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं, बीच में हम दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये पैरेलल लाइंस का क्या काम है? इसका काम यह है कि ये सॉल्ट ब्रिज का दर्शाती है, ये सॉल्ट ब्रिज को दर्शाती है। अब हमेशा याद रखना, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होगा, और जो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा वो हमेशा रिडक्शन वाला पार्ट होगा। यानी कि आपने एक पैरेलल लाइन बना दी सॉल्ट ब्रिज की, उस पैरेलल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आपका आएगा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और राइट हैंड साइड में आएगा आपका रिडक्शन वाला पार्ट। तो ये आपका ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन वाला कंटेनर ये है आपका, ये वाली हाफ सेल है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये वाली हाफ सेल है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। इसमें कौन कौन है? जिंक की रॉड है जो सॉलिड फॉर्म में, और जिंक सल्फेट है जो एक्वस फॉर्म में, राइट। तो यहां आप क्या लिखोगे? यहां आप लिखोगे जिंक इन सॉलिड फॉर्म स्लैश जिंक सल्फेट इन एक्वस फॉर्म। बस, मतलब यहां पर आपको वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स लिखने हैं जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहां आपने जिंक लिख दिया जो सॉलिड फॉर्म में, और ये जिंक सल्फेट लिख दिया आपने जो एक्वस फॉर्म में। इन द सेम वे अगर अपन इस वाले कंटेनर की बात करें, क्योंकि यह रिडक्शन हाफ सेल आएगा, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया आपका। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एनोड का पार्ट है और एनोड टर्मिनल है, और ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। सो दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, यानी कि ये जो पार्ट हो गया ये कैथोड का पार्ट हो गया, तो दिस बिकम्स द कैथोड। और यहां पर आप इस कंटेनर का जिक्र करोगे, इस कंटेनर का जिक्र करोगे, इसमें कौन है? कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में और कॉपर सल्फेट जो एक्वस फॉर्म में। तो सॉल्ट ब्रिज यहां से जिंक सल्फेट को कनेक्ट कर रहा है, और किसको कनेक्ट कर रहा है? कॉपर सल्फेट को। तो यहां लिख दोगे CuSO4, जो किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा, स्लैश, और किसको लिख दोगे? कॉपर जो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये कॉपर हो गया जो किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया सेल का।
ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? सेल का। तो इस तरीके से आप ये सेल के रिप्रेजेंटेशन को मानते हो, ये हो गया सेल। और हर सेल इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हर सेल जो होगा वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब एक और चीज, जैसे ये एक्वस लिखा है, ये एक्वस लिखा है, इसमें आपको इनका कंसंट्रेशन भी लिखना होगा। हालांकि उस कंसंट्रेशन की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो कितना कंसंट्रेशन होगा। अगर यहां गैस हो गई कोई, मान लो ये तो एक्वस है, ये सॉलिड है, कोई गैस हो गई जो कि आएगी आगे चलकर, हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको। क्यों आएगी? वो आगे का मुद्दा है। तो वो गैस में आपको प्रेशर लिखना पड़ेगा, गैस का साइड में, जैसे लिखोगे हाइड्रोजन गैस ब्रैकेट में जी, उसके बगल में उसका प्रेशर भी लिखोगे। लेकिन वो कितना प्रेशर होगा, कहां लिखेंगे, ये सारी बातें जब हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल का जिक्र करेंगे तब देखेंगे। अभी ये बात क्यों उठाई? क्योंकि नीचे की लाइन में आपको एक रिप्रेजेंटेशन करके लिखा हुआ था, डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन, और डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन आए तो आपको यही चीज लिखनी है डेनियल सेल के केस में। तो ये हो गया आपका डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। संपट पड़ी क्या बात? ये पूरा रिप्रेजेंटेशन आपका डेनियल सेल का होगा, इसी तरीके से आप इसको लिखोगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग वीडियो को कंक्लूड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो डेनियल सेल आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हमारा खत्म होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, और डेनियल सेल किसे कहते हैं और डेनियल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में करी है। अब अगला जो वीडियो हम लोग लेकर आएंगे उसमें हम लोग प्रॉपर हाफ सेल्स को समझेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में एक एक हाफ सेल को उठाएंगे और देखेंगे कि वो हाफ सेल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो क्यों लूज कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो क्यों गेन कर रहा है। जैसे जिंक और कॉपर में मैंने आपको बताया कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसके पास भेजेगा? कॉपर के पास भेजेगा। लेकिन क्यों भेजेगा? कॉपर क्यों जिंक के पास नहीं भेजता, जिंक ही क्यों कॉपर के पास भेजता है? ये सारी चर्चा हम अपने हाफ सेल्स में करने वाले हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल लॉन्च हो चुका है, जहां पर सारे वीडियोस एक्सक्लूसिवली हिंदी भाषा में आपको मिलेंगे। यानी कि जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको टर्मिनोलॉजी में काफी दिक्कत जाती है, क्योंकि टीचर्स इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, पढ़ाते ही कम्युनिकेशन जरूर हिंदी में, लेकिन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की यूज करते हैं। अब वो सारे परेशानी आपकी खत्म होंगी, क्योंकि यहां पर हिंदी बैच में जो हिंदी चैनल पे टीचर्स होंगे वो एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम यानी कि हिंदी टर्मिनोलॉजी का ही इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को जितना हो सके आप इस चैनल को स्प्रेड करो, उन तक ये चैनल पहुंचाओ। रही बात मैग्नेट ब्रेन्स की, तो मैग्नेट ब्रेन्स के मेन चैनल पर तो आप ये वीडियो देख ही रहे हो, जहां पर आपको केजी से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री तो मिल ही रहा है, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, एसएसटी हो, ईवीएस हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं कंप्लीट और एब्सोल्युटली फ्री। यहां ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर के बाद पूरे कोर्स का आपको पैसा लेना है, यहां पर सारे चैप्टर्स आपको पूरे कंप्लीटली फ्री मिलते हैं। साथ ही एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, डीपीक्यूज, प्रैक्टिस शीट्स, शॉर्ट्स, ये सारा कंप्लीट पैकेज आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे मिलता है। अगर आप YouTube पे जाते हो तो कई चीजें कई बार मिसमैच आपको मिलती होंगी। जैसे आप एक टॉपिक देखते हो तो टॉपिक के आगे पीछे का टॉपिक आपको नहीं पता, पूरी प्लेलिस्ट कई बार आप ऊपर नीचे हो जाते हो प्लेलिस्ट में, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप magnetbrains.com पर विजिट कर सकते हो। magnetbrains.com पर हर लेक्चर की क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार है। आप उस प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारियों को अंजाम दे सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और पसंद आया है तो लोगों तक और इसको शेयर करें इस वीडियो को, और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल लिंक को भी शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।